चुके थे, लेकिन मैंने एक लास्ट प्रोग्राम के लिए आपको कहा था कि आप इसको देखिएगा, अगर कुछ डाउट हो तो मैं इसको क्लियर कर दूंगी। तो प्रोग्राम जो था उसमें ये था कि आपको क्या करना है, 9 नंबर्स का इनपुट लेना है 2D एरे में, और उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक रो में से जो फर्स्ट ऑड नंबर एग्जिस्ट करता है उसको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो रो वाइज हमें ये काम करना है। तो सिंपली हमने यहाँ पर 2D एरे को डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर अगेन हमने इनपुट लिया है। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम का एक तरीके से फास्ट रिवीजन आपको समझा रही हूँ, क्योंकि बेसिक सब छोटा सा प्रोग्राम है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए प्रोग्राम में, बट कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। तो इस केस में यहाँ पर इनपुट लेने के बाद सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एरे को डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, अब इनपुट लेने के लिए अगेन हमें पता है 2D एरे है तो 2 लूप की जरूरत पड़ेगी, एक लूप रो के लिए और एक लूप कॉलम के लिए। सेम अगर हम 2D एरे को डिस्प्ले करवा रहे हैं तो वही बात हो जाएगी, एक लूप रो के लिए और एक लूप कॉलम के लिए। ठीक है, अब इस प्रोग्राम का मेन कंसेप्ट या मेन लॉजिक जो हमें इम्प्लीमेंट करना है वो ये है कि हमें फर्स्ट ऑड नंबर डिस्प्ले करवाना है हर रो का। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि लेट्स से कि यूजर ने कुछ इस तरीके से इनपुट दिया। ठीक है, मैंने इनपुट लेते टाइम रो और कॉलम का नंबर भी यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, और अगर मैं इस प्रोग्राम के आउटपुट की बात करूं तो देखें ये कुछ इस तरीके से 2D एरे डिस्प्ले हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हर रो का ऑड नंबर हमें सिंपली डिस्प्ले करवाना है। कौन सा ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर। अगर इस फर्स्ट रो की बात करूं तो पहला ऑड नंबर 35, तो आंसर 35 आना चाहिए। ऐसा कुछ हमें करना है, तो करेंगे कैसे, देखें मैंने यहाँ पर अगेन एक ऑड नाम का वेरिएबल दिया है जिसमें इनिशियली 0 असाइन किया है। ठीक है, फिर सबसे पहले हमें पता है आई की वैल्यू जो है वो 0 रहेगी, तो 0 रो के लिए टोटल 3 टाइम्स ये लूप चलेगा, यानी कि कितनी बार चलेगा, जे की वैल्यू 0 2 3 तक ये लूप चलेगा। ठीक है, और चेक किया जाएगा कि जो सबसे पहला नंबर है, पहला जो नंबर होगा बेसिकली उसका इंडेक्स क्या होगा, 0,0 ये कुछ। ठीक है, सबसे पहले इसको चेक किया जाएगा क्या वो नंबर ऑड है। अगर ऑड है तो हम इस ऑड वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, ओवरराइट कर रहे हैं, प्लस इस पर्टिकुलर लूप को भी ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर रो का फर्स्ट जो ऑड नंबर है वो मिल चुका है, तो आगे हमें इस पर्टिकुलर जे के लूप को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर लूप को यहाँ पर ब्रेक करवा देंगे। और ब्रेक करवाने के बाद मैंने चेक करवाया है कि अगर ऑड जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो फर्स्ट ऑड नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, और i+1 मैंने किया है, i की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। इंडेक्सेस भले ही 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमें पता है रो जो होती है वो 1 2 3 हम कंसिडर करते हैं, इसलिए मैंने एज अ आउटपुट के तौर पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवाया है कि फर्स्ट रो में ऑड नंबर 35। अब यहाँ तक तो कंसेप्ट आप लोगों को मे बी क्लियर हो, बट मैंने यहाँ पर क्या किया है, हर रो का ऑड नंबर, एक फर्स्ट रो का जब ऑड नंबर यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद मैंने ऑड जो वेरिएबल है उसको 0 करवाया है। क्यों, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम वापस से चेकिंग हो, ठीक है, यानी कि i की वैल्यू 1 के लिए जब ये लूप कंटिन्यू हो तो वापस से हम जब ये कंडीशन चेक करें तो पुराना वाला जो ऑड नंबर का जो इनिशियलाइजेशन हमने किया था, असाइनमेंट हमने किया था, उसी को दोबारा से यूज ना किया जाए। ठीक है, अगर नेक्स्ट रो में हमें एक भी ऑड नंबर नहीं मिलेगा, लेट्स से कि अभी तो यहाँ पर इनपुट में मैंने दिया है, बट अगर यहाँ पर 8 होता, ठीक है, और मैं अगर ऑड नंबर को ओवरराइट नहीं करती तो वो सेकंड रो के लिए भी 35 को ही ऑड नंबर बता देता, जो कि गलत होता। इसीलिए हमें हर बार ऑड नंबर को किसी ना किसी एक वैल्यू से, और इस केस में मैंने 0 से उसको इनिशियलाइज किया है। ये इस प्रोग्राम का मेन लॉजिक है। अब कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।
तो अब यहाँ तक 2D एरे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो मैंने आपको असाइनमेंट दिए थे मैं अभी आपको उनको एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन पहले आज हम हमारी क्लास का जो मेन टॉपिक है C++ का, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। हालांकि जो अभी हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका कुछ इंट्रोडक्शन आप लोग ऑलरेडी सी में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एक बार इसका क्विक रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं कि एग्जैक्टली मैक्रोस क्या होते हैं। मैक्रो, अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो हमने ये वर्ड में भी मैक्रो पढ़ा था लास्ट ईयर। ठीक है, और आप लोगों ने सी में भी मैक्रो पढ़ा था। होता क्या है मैक्रो, अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम में लिखा गया कुछ कोड होता है जिसका कि कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, प्लस उसको हम एक नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन में यही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ अगर मैं बात करूं पॉइंट्स की, जो लास्ट लाइन है कि अगर हमें मैक्रो क्रिएट करना है तो हमें हैश डिफाइन सिंबल यूज करना पड़ेगा, हैश डिफाइन यूज करना पड़ेगा बेसिकली ये टर्म, जिससे कि हम मैक्रो क्रिएट करेंगे। प्लस अगर मैं बात करूं मैक्रो के सेकंड पॉइंट की, तो जब भी हम मैक्रो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है, और जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उस टाइम पर मैक्रो का जो कोड है वो क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है एक्चुअल कोड से। अब मैंने क्या बोला, मैं इसको अभी एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। इस सेकंड पॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। प्लस मैक्रो कभी भी खुद से कॉल जो बेसिकली मैक्रो है वो कॉल नहीं होते। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सबसे पहला यूज और पहला जो एग्जाम्पल है मैक्रो का वो देखते हैं हम लोग। क्या यूज कर सकते हैं हम मैक्रो को, किस तरीके से यूज में लेके आ सकते हैं। तो सिंपली हमने हैश डिफाइन को यूज किया है। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट नाम का एक मैक्रो क्रिएट किया है जिसकी वैल्यू क्या है, 5। अब यहाँ पर मैंने लिमिट के पहले कोई भी डेटा टाइप नहीं लिखा। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर जो मैक्रो है, ठीक है, लिमिट नाम का, उसका डेटा टाइप क्या कंसिडर किया जाएगा। अगर मैं लिमिट के डेटा टाइप की बात करूं, ठीक है, तो इसका डेटा टाइप यहाँ पर इंटीजर कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू हमने यहाँ पे क्या दिया है, एक सिंपल वैल्यू। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसको इंटीजर डेटा टाइप में कंसिडर किया जाएगा। अब हम इस लिमिट को कैसे यूज कर सकते हैं। पहला यूज ये है कि जैसे हमने सिंपल फॉर लूप देखा था, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर फॉर का लूप कंटिन्यू किया है, मतलब यहाँ पे पुट किया है, और 1 to लिमिट तक मैंने यहाँ पे क्या किया है, उस लूप को आगे बढ़ाया है। दैट मीन्स कि 1 to 5 ये टोटल 5 बार फॉर का लूप यहाँ पर क्या होगा, चलेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट होगा, और आई की वैल्यू को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर 1 by 1 करके, यानी कि सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है तो 1 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 है देन 2 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, प्लस दोनों वैल्यूज के बीच में मैंने यहाँ पे टैब कैरेक्टर पुट किया है। ठीक है, तो ये मैक्रो का पहला यूज हुआ कि हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर के लूप में इंस्टेड ऑफ एनी वेरिएबल हमने यहाँ पर मैक्रो यूज किया। तो अब बेसिकली जैसे ही हम मैक्रो को यहाँ पर पुट करेंगे तो होगा क्या, जैसे ये प्रोग्राम कंपाइल होगा, ठीक है, तो लिमिट ना जो हमारे पास में मैक्रो है उसके प्लेस पर 5 क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसको आपको समझाया है कि एक्चुअली मैक्रो की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। कब? जब प्रोग्राम कंपाइल होगा। ठीक है, यहाँ पर वापस से मैं लिमिट जो मैक्रो है उसको पुट कर रही हूँ। अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं मैक्रो के सेकंड यूज की, तो देखिए अगेन मैंने हैश डिफाइन से
मैक्रो क्रिएट किया है। अगेन लिमिट जो है उसी नाम से मैंने वापस से मैक्रो क्रिएट किया है। अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा, अभी हमने देखा था कि एक मैक्रो क्रिएट हो जाएगा और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 5 कंसिडर की है। ठीक है, अब सेकंड यूज ये है कि अगर हम एरे क्रिएट कर रहे हैं तो एरे क्रिएशन के टाइम जो हम सब स्क्रिप्ट में साइज देते हैं तो उस साइज के प्लेस पर हम मैक्रो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अब एक नंबर ना यूज करके सिंपली मैक्रो पुट किया है। तो दैट मीन्स कि ये ARR जो है वो एक एरे बनी क्रिएट होगी, 5 मेंबर्स की एरे क्रिएट होगी। जो इंडेक्सेस पर मैंने यहाँ पर वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी है। ठीक है, फिर हमें पता है कि एरे को हम सिंपली अगर डिस्प्ले करवाना चाहें इंडेक्स बाय इंडेक्स तो इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो 0 टू लिमिट तक हमने एरे को यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, और हर वैल्यू के बीच में मैंने टैब दिया है। दैट मीन्स कुछ इस तरीके से आउटपुट हमें स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम में मैंने एक और कंसेप्ट भी पुट किया है। ये तो बात हो गई कि एरे में हम एरे का जो सब स्क्रिप्ट है, या मैं यूं कहूँ कि एरे का जो साइज है वहां पर हमने क्या पुट किया, सिंपली मैक्रो जो हमने क्रिएट किया था उसी का नेम पुट किया। ठीक है, तो जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तो लिमिट के प्लेस पर 5 रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ तक तो सारा जो एग्जीक्यूशन का तरीका है वो सेम है। ठीक है, अब मेन मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम में ये 2 अलग अलग कंसेप्ट को पुट किया है। क्या कंसेप्ट है देख लेते हैं कि जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो कभी भी हम यहाँ पर क्या नहीं पुट कर सकते, वेरिएबल पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर बी एक वेरिएबल क्रिएट किया था जिसकी वैल्यू 5 है, तो ये अपने आप में जो स्टेटमेंट है वो एक एरर है। जबकि हम वेरिएबल की जगह सिंपली मैक्रो पुट कर सकते हैं या एक नंबर जिसको कि हम सिंपली कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो दोनों यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल कभी भी साइज में पुट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या वैलिड तरीका है, आप लिख के बताएं। और इस केस में अगर हमने 5 मेंबर्स की एरे क्रिएट की है तो 5 इंडेक्सेस पर मैंने ये वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। ठीक है, और अगेन एरे को यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम आउटपुट देखें तो 0 टू 4 टोटल 5 टाइम्स ये लूप चलेगा और उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, अगर आगे कंटिन्यू करें तो मैक्रो का थर्ड जो यूज है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि मैंने यहाँ पर एक पाई नाम से वेरिएबल वेरिएबल नहीं बोल सकते, सिंपली मैक्रो है कि मैक्रो मैंने क्रिएट किया। ठीक है, वेरिएबल इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो एक बार हमने यहाँ पे मैक्रो क्रिएट कर दिया और वैल्यू असाइन कर दी उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं मैंने स्पाई को किस तरीके से यूज किया है, सिंपली एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट किया है। हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने आर की वैल्यू को 5 पुट किया है और पाई से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से जब भी हम पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो पाई के वैल्यू के प्लेस पर 3.14 रिप्लेस हो जाएगा और ये स्टेटमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट की बात करें तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 778.5। ऐसे ही मैंने यहाँ पर पेरीमीटर भी कैलकुलेट किया है। ठीक है, पेरीमीटर सिंपली हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं हम। तो अगर इसका फॉर्मूला देखें तो 2 पाई आर,
तो उसके अकॉर्डिंग पाई की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी कंपाइल टाइम पर, और ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा, ठीक है। और रिजल्ट जो है वो यहाँ पर इस तरीके से हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। थर्ड यूज अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट, अब यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो इस तरह का मैक्रो आप सी में ऑलरेडी देखकर आ चुके होंगे, पढ़ के आ चुके होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैक्रो का एक और एग्जाम्पल पुट किया है, ठीक है। देखें क्या एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक मैक्रो क्रिएट किया है, ठीक है। मैक्स नाम का मैंने यहाँ पर एक मैक्रो क्रिएट किया है। जैसे हम फंक्शन बनाते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैक्रो क्रिएट किया है। अब देखें मैक्रो के एंडिंग में कभी भी सेमीकोलन नहीं आता, ठीक है। अब देखिए मैंने मैक्रो किस तरीके से क्रिएट किया है। मैक्स नाम का एक मैक्रो है और उसमें मैंने ए और बी दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स पास किए हैं, ठीक है। मैंने कहीं भी डेटा टाइप नहीं बताया। तो जब हम मैक्रो के साथ में इस तरीके से उसको फंक्शन के फॉर्म में पुट करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं। प्लस इस केस में कभी भी क्या नहीं आएगा, डेटा टाइप नहीं आएगा अगर हम यहाँ पर वेरिएबल्स यूज में लेते हैं तो, ठीक है। ये इसको लिखने का तरीका है, यानी कि ये इसका सिंटैक्स है। फिर मैंने टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू चेक करवाया है कि ए और बी में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो जो वैल्यू बड़ी होगी उसके अकॉर्डिंग या तो ए डिस्प्ले होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो सिंपली बी डिस्प्ले हो जाएगा। प्लस आप देखें यहाँ पर ये मैक्रो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने कुछ भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा, तो मैक्रो कभी रिटर्न नहीं करता। एग्जैक्टली हम यहाँ पे कभी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते। मैक्रो किस तरीके से काम करता है वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली वैल्यूज को डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस मैक्रो के एग्जीक्यूशन की, किस तरीके से मैक्रो को यूज किया जाएगा, तो सिंपली देखिए मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा। ये में भी आप लोगों ने एक नया एग्जाम्पल मैक्रो का यहाँ पर देखा होगा, या शायद आप लोग इस तरह से भी पढ़ चुके होंगे। तो एक बार हम इसको एक रिवीजन से कंप्लीट कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि मैक्सिमम मैक्रो का यूज करके क्या होगा। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैक्स नाम से जो हमने मैक्रो बनाया था, ठीक है, जिसमें मैंने वैल्यू पास कर दी 12 और 30। तो दोनों का डेटा टाइप इस केस में इंटीजर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है बाय डिफॉल्ट जो नंबर्स होते हैं विदाउट एनी डेसिमल, उनका डेटा टाइप जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर। तो इसलिए इनको भी इंटीजर समझा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहें तो साइज ऑफ से इसको देख सकते हैं। साइज ऑफ यहाँ पे साइज प्रिंट कर देगा, ठीक है, और 2 प्रिंट करेगा, तो 2 मतलब इंटीजर। अब इस केस में जब ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जब कंपाइल होगा तो उस केस में इस स्टेटमेंट के प्लेस पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट भी मेंशन किया है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के प्लेस पर क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है वो रिप्लेस हो जाएगा। मैक्रो जो मैंने बनाया है ये फंक्शन नहीं है। अगर ये फंक्शन होता तो डेफिनेटली फंक्शन कॉल होता, लेकिन क्योंकि ये मैक्रो है तो मैक्रो जब कंपाइल होंगे तो कंपाइलेशन के टाइम ही उनका जो कोड है वो क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर एट द प्लेस ऑफ दिस ये कोड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सिंपली कोड यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा और उसकी जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, 30। तो 30 एज अ रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा होते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैंने कुछ फंक्शन के तरह आपको मैक्रो एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप में जिसको भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज ना हो फंक्शन और मैक्रो को लेकर। दोनों में बहुत डिफरेंस है। फंक्शन हमेशा कॉल होते हैं जबकि मैक्रो कॉल नहीं होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट कंपाइल होगा तो इसके प्लेस पर ये लाइन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और जो भी रिजल्ट रहेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। प्लस मैक्रो रिटर्न नहीं करते हैं। दूसरी बात कि मैक्रो की अगर हम बात करें
ठीक है, तो मैक्रो सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है, कॉल नहीं होते हैं, ये डिफरेंस है। वैसे तो और भी डिफरेंस है फंक्शन और मैक्रो में। यस, अब ऐसे ही मैंने लास्ट जो मैक्रो का प्रोग्राम है उसमें मैंने ये किया है कि मैंने एक क्यूब कैलकुलेट, बेसिकली हमें पता है क्यूब का अगर हम वॉल्यूम प्रिंट करवाना चाहें तो मैंने यहाँ पे देखें क्या किया है, क्यूब बी अगेन फंक्शन के तरह इसको बनाया है, बी एक वेरिएबल पास किया है, ठीक है। अब अगर मेन से इसके कॉलिंग की बात करें या सिंपली इस मैक्रो की बात करें तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, स्टेटमेंट का मतलब है जो बी पास किया जाएगा उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बी इंटू बी करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पर्टिकुलर मैक्रो को यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से सिंपली यहाँ पर कॉल करेंगे, कॉल आई मीन टू से कि ये जब स्टेटमेंट यहाँ पर कंपाइल होगा तो इसके जगह पर इंटू बी रिप्लेस हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होगा 3 यानी कि 27। तो रिजल्ट में 27 हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो जो रिजल्ट आया 27 वो इस जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ पर हमें 27 डिस्प्ले एज अ रिजल्ट की तरह हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई मैक्रो की। अब कोई डाउट हो मैक्रो में तो आप पूछ सकते हैं या चाहे तो नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। अब मैक्रो के बाद जो कि नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारे पास में फंक्शंस, ठीक है, जिसको कि हम मेथड, सब रूटीन या प्रोसीजर भी कह सकते हैं। जितना हम फंक्शन पहले पढ़ चुके हैं सी प्लस प्लस में उतना कुछ डिस्कस ना करके हम सी प्लस प्लस में फंक्शन का जो एक्सटेंशन है वो डिस्कस करेंगे जो कि सी से अलग है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल फंक्शन की बात करूं तो ये स्टेटमेंट्स हम देख चुके थे कि फंक्शन क्या होता है। बेसिकली एक छोटा सा कोड, कोड कितना भी बड़ा हो सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम को अगर क्या किया है, सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर पार्ट का एक नाम भी है तो वो फंक्शन कहलाएगा। प्लस फंक्शन कॉल होते हैं और हर एक फंक्शन का कुछ नाम होता है, कुछ रिटर्न टाइप होता है और उसमें हम चाहें तो आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। और अगर फंक्शन की बात करें तो दो तरह के फंक्शंस यहाँ पर, दो कैटेगरीज हैं, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड, ठीक है। इतना सारा हम डेफिनेशन और डिक्लेरेशन भी पहले देख चुके हैं। डिक्लेरेशन नहीं बताया था, डेफिनेशन जरूर बताया था कि अगर हम बात करें फंक्शन की तो ये उसको डिफाइन करने का तरीका है, यानी कि उसका कोड लिखने का तरीका है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे।